नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज कांग्रेस वाले तैयारी कर लें नीचे लिखने की, ये बिक गया बंदा, अब ये भी बिक गया, या फिर आ गया, डर गए सरकार से, वगैरह वगैरह, जो जी में आए। क्योंकि अब सबको अपने मन की सुननी है, सच किसी को सुनना नहीं है। और आज का वीडियो कांग्रेसियों को दुख देने वाला है। लेकिन मेरे वीडियो कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ नहीं होते। जो इनका वो मतलब निकालते हैं, ये उनकी अपनी कमी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और सरकार की बदमाशियों को पकड़ना और जनता को बताना हमारी जिम्मेदारी है। अब केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो वो ज़्यादा लपेटे में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कांग्रेस से मोहब्बत हो गई है। हालत यह है कि अब कर्नाटक की सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव का कितना बड़ा असर इस देश पे पड़ने वाला ये हम देखेंगे, और किस तरह से ये एक मक्कार कोशिश है किसी भी सरकार की जो इस देश के कामगारों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ हो सकती है। किस तरह से आम गरीब गुरबा और इस हिंदुस्तान के कर्मचारियों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जिस तरह से मैं लगातार कहता हूं कि कांग्रेस की ही देन है भारत में पूंजीवाद, किस तरह से भारत में उद्योगपतियों और धन्ना सेठों को मनमानी करने की छूट मिली है, उसके पीछे सबसे बड़ा कांग्रेस का हाथ है। और वही काम मोदी दुगनी रफ्तार से कर रहे हैं। अब कांग्रेस की सरकार ने, सोचिए, ऐसा कदम उठाया जिसके खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, जिन नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने, राज्य सरकार कांग्रेस की एक प्रस्ताव पे विचार कर रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, उनको अब 14 घंटे काम करवाया जा सकता है, 12 घंटे की शिफ्ट और 2 घंटे का ओवरटाइम। आईटी इंडस्ट्री के कहने पर सरकार इस पर विचार कर रही है। अब तक जो कानून है वो भी गलत है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। कर्नाटक में अभी भी जो कानून है उसमें 9 घंटे काम और 1 घंटे ओवरटाइम की अनुमति है। आईटी कंपनियों का कहना है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या इससे उत्पादकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। है ये कि कर्नाटक में अभी जो कानून है उसका नाम है कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961। कैबिनेट इस पर विचार करने जा रही है और इससे पहले कैबिनेट कोई गलत कदम उठाए, हमको और सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम राहुल गांधी को ये चाहिए कि अपनी राज्य सरकार को इस जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी कदम को उठाने से रोक दें। और ये कितना खतरनाक है, इसी को हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। जो भारत में आईटी इंडस्ट्री है जिसकी तरफ से डिमांड आई है, देखिए, अगर सरकार कानून में बदलाव करती है तो ये कानून केवल आईटी इंडस्ट्री तक नहीं रह जाएगा। फिर कर्नाटक में हर कोई 14 घंटे काम कराने लगेगा। इस शिद्दत से आप इस समस्या को समझिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति, आपकी पत्नी या आपकी बेटी या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे नौकरी करने जाते हैं और 14-14 घंटे वो दफ्तर में बिताएंगे, तो वो घर के किस काम के रहेंगे और खुद के किस काम के रहेंगे। उनका निजी जीवन खत्म हो जाएगा। 14 घंटे के बाद उनको चाहिए सोने के लिए और आराम करने के लिए कम से कम 8 घंटे। फिर बचा क्या? नाते रिश्तेदार सब खत्म, घर के जरूरी काम सब खत्म। आदमी जब जागेगा तो उनका गुलाम होगा और सोएगा तो घर पे सोएगा। ये नियम है। तो इसमें जो है, जो इंडस्ट्री प्रपोज कर रही है, सरकार को से बात करनी चाहिए। वो कह रही है कि 9.5% के करीब जो है वो इस जीडीपी में इसका योगदान है। ये इंडस्ट्री कितनी सक्सेसफुल है इससे अंदाजा लगा लीजिए। और ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट, अब आउटसोर्सिंग मार्केट क्या है ये समझ लीजिए। जब कोई कंपनी कोई काम खुद ना करके दूसरों को देते, जैसे बाबा रामदेव ने किसी को घी बनाने को दे दिया, किसी को शहद बनाने को दे दिया कि भैया बना के दे दो, हम उस पर रामदेव का ठप्पा लगा के बेचेंगे, तो हो गया आउटसोर्स। जैसे आपकी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी का काम है उसमें कर्मचारी खुद रखने के बजाय आप सिक्योरिटी कंपनी को दे देते हो। वो सिक्योरिटी कंपनी कर्मचारी रखती है और वो आपको सुविधाएं देती है। ये हो गया आउटसोर्स। तो उसमें जो है, दुनिया में जो आउटसोर्सिंग का कारोबार है उसमें 56% 2021 के आंकड़े भारत की आईटी इंडस्ट्री का योगदान है। यानी ये लगातार चले जा रही है और इसका जो
अमेरिकी 45 बिलियन डॉलर, 45 अरब डॉलर जो है उसका इसने कारोबार किया है, और जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो 150 अरब डॉलर का है इसका, इस कंपनी का। यानी भारत में एक बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया सिर्फ आईटी इंडस्ट्री है। अब आप कहेंगे कि फिर ये ऐसी इंडस्ट्री है और ये कह रहे हैं उत्पादकता बढ़ जाएगी, तब तो इन पे ध्यान देना चाहिए। हम पहले इस इंडस्ट्री की हेल्थ पे बात कर लें। 350 बिलियन तक ये इंडस्ट्री पहुंच जाएगी 2030 तक। ये एक खबर है बिजनेस लाइन की, जिसमें अनुमान जताया गया है, और जिस कार्यक्रम में जताया गया है उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों खड़े हैं। यानी दबादब कमाई ये कंपनी इंडस्ट्री कर रही है। और अब जो है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले, अगर आप कर्मचारियों का पहलू देखें तो जो काम करने वाले वहाँ कामगार हैं, कर्मचारी हैं, आईटी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी नौकरियों पे पहले ही खतरा बढ़ रहा है। 30% जॉब कट आईटी इंडस्ट्री में एआई के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आ सकता है। ये एक स्टडी है, अनुमान है। अब आप इन सारे पहलुओं को देखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मोटा मोटा फर्क पड़ाता हूं, फिर फाइल डिटेल में जाएंगे। अगर 30% नौकरियां सीधे तो आपकी जा रही हैं एआई के जरिए, अगर यह अनुमान सही है, तो बची कितनी? 70% नौकरियां। दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। अगर आप 14-14 घंटे की 2 शिफ्ट में काम कराएंगे तो अभी क्या होता है, अभी 9-9 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, एक ओवरलैपिंग हो जाती है कि भाई 9 घंटे की शिफ्ट है, अगली शिफ्ट वाला जब आएगा तब तक ये 1 घंटे वेट कर लेंगे, तो आधे घंटे हैंडओवर टेकओवर का टाइम हो जाता है इनका। हैंडओवर टेकओवर जो लोग नहीं जानते बता दूं कि भाई एक शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, जो आगे वाला आएगा उसको समझा के जाते हैं, भाई ऐसा कर लेना, यहाँ तक कर लिया है, बॉस ने ये कहा, वगैरह वगैरह। तो ये जो है अभी 3 शिफ्टों में 24 घंटे कवर होते हैं। यानी 24 घंटे एक सीट पे काम करने के लिए आपको 3 आदमी चाहिए, 3। अब 3 में से एक आदमी तो खा गया एआई। अब ये जो बचे हुए 2 आदमी हैं, इन 2 आदमी से 33% क्या होगा कि जब आप 14-14 घंटे की शिफ्ट कर दोगे, जैसा कि प्रपोजल आ रहा है, तो 28 घंटे हो गए। यानी 24 घंटे में अभी 3 आदमी को रखना पड़ता है। जिस कंपनी को एक सीट को चलाने के लिए, उस सीट को चलाने के लिए 2 ही आदमी रखने पड़ेंगे, अगर आप एआई से आने वाली नौकरी को एक तरफ भी रख दे तो। यानी अगर 3 लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में आईटी इंडस्ट्री में, तो आने वाले समय में वो आधे हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो ये कम कर देंगे अभी कानून बदल के, और उसके बाद में बाकी का एआई खा जाएगी। तो इस तरह से ये सीधे सीधे आईटी सेक्टर की नौकरियां आधी करने का कार्यक्रम है, जिसमें कांग्रेस की सरकार रुचि ले रही है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, कैबिनेट में प्रपोजल आ रहा है, इसलिए यह मामला गंभीर है। और गंभीर इसलिए भी है कि हम लगातार इस चुनाव से और पहले से ये देखते आ रहे हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, वो नीतियां लगातार, जो हम बातें सुनते आ रहे हैं वो ये है कि जनता के पक्ष की हैं, कर्मचारियों के पक्ष की हैं, रोजगार बढ़ाने वाली हैं। अगर आप रोजगार बढ़ाने की बात करते हैं तो आप रोजगार घटाने का काम करेंगे तो हम आपको नहीं करने देंगे। फिर हमें मोदी को क्यों हटाना है? सिर्फ कम्युनल कारण से? वो तो बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आर्थिक नीतियों के फ्रंट पे जो राहुल गांधी बात करते हैं, गरीबों से जाके बात करते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, लोकोमोटिव पायलट से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, ये क्या नाटक है? आखिर है क्या? आप क्यों ऐसा करना चाहते हो? ये भारत का जो संविधान है, जिसकी बार बार संविधान कहती है कांग्रेस पार्टी, उस संविधान के भी खिलाफ है। भारत के संविधान के हिसाब से 24 घंटे में आदमी को काम करने, आराम करने और निजी जीवन के लिए समय निकालने की गारंटी देता है। यानी 24 घंटे में से 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए, और 8 घंटे आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यह नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा अगर कृष्णमूर्ति का जो प्रपोजल था उसको मान लिया जाता है। आप सोचिए, बेशर्म आदमी है, उसने ये कहा कि जो है लोगों को 80 घंटे काम करना चाहिए। इतना विरोध हुआ, उसके बावजूद वो अपनी इंडस्ट्री में लॉबिंग करके सरकार से कह रहा कानून बदलो। कर्नाटक की सरकार इसलिए दबी हुई है कि अभी उसने पिछले दिनों एक ऐलान कर दिया कि कर्नाटक के लोकल लोग जो हैं
उनको हम नौकरियों में आरक्षण देंगे। कर्नाटक के अंदर काम करेगा आदमी बेंगलोर में, तो वहां का लोकल पहले करेगा। इस बात का फायदा उठाकर तुरंत चंद्रबाबू नायडू के लड़के ने कह दिया ठीक है आईटी इंडस्ट्री इधर आ जाओ। अब ये उसको लुभावने वादे दे रहे हैं, लेकिन किसकी कीमत पे? आप कर्मचारी की कीमत पे। हमारे आपके सबके बच्चे इन कंपनियों में नौकरी करते हैं और ये कंपनियों तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, सब पे जाएगा। उचित और मानवीय परिस्थितियों में काम करने का अधिकार भी मिलता है हमको। इसके साथ साथ कोई भी काम के घंटों में को इतना अधिक नहीं बना सकता कि वो लोगों के स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए हानिकारक हो। अब याद रखिए, ये चीजें भारत का संविधान कहता है और उसके बारे में, उस संविधान के होते हुए भी हमारी सरकार जो संविधान की दुहाई देती है, जो हमेशा लाल रंग का गुटका राहुल गांधी लेके घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं ये उनकी सरकार कर रही है। इतना ज्यादा जन विरोधी कदम कोई सरकार उठा कैसे सकती है? अब आपको मैंने भी ऊपर बताया था कि उत्पादकता बढ़ती है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है इसके पक्ष में कि अगर लोग काम के घंटे ज्यादा होंगे तो उत्पादकता बढ़ती है। झूठ है, ये बकवास है। ये जो रिसर्च आए हैं उससे पता चलता है 8 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी की उत्पादकता में गिरावट आती है। सप्ताह के 40 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों के अंदर स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। भारत में पहले ही 40 घंटे का कह रहा है, भारत में 48 घंटे काम पहले ही करने का कानून है, इसको और बढ़ाया जा रहा है। लंबे समय काम करने से दुर्घटना और चोट का खतरा बढ़ जाता है। आपका दिमाग है, उसकी एक सीमा है। एक हद से ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो दिमाग काम का साथ देना बंद कर देगा। आप नौकरी करके गाड़ी चला के घर जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। अगर आप मशीनों पे काम कर रहे हैं तो मशीनों पे भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बाकायदा रिसर्च बेस्ड हैं और ये कोई छोटा मोटा रिसर्च नहीं है, दुनिया के जाने माने संस्थानों का रिसर्च है। और इसीलिए ये सलाह दी गई है कि काम करने के घंटे सही होने चाहिए, ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब बदमाशियां क्यों चल रही हैं और ये सब चीजें जब हो रही हैं तो आपको मैं बताता हूं कि ये कहां से आया है। मैं सोर्स बताता हूं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की स्टडी है और जापान के लेबर मिनिस्ट्री की भी एक स्टडी है। ये जो बात मैं बता रहा हूं ये तीनों इंडस्ट्री की जो स्टडी है उसका नतीजा है। और इन सब को मिलाकर ये सलाह दी गई थी कि जो कर्मचारी हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने कर्मचारियों को कंफर्टेबल रखें, कम घंटे काम। अब मैं बताऊंगा पूरी दुनिया में क्या हाल है और भारत के ये लोग कितने बड़े देश के दुश्मन हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक रिसर्च पेपर है द इकोनॉमिक ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप गूगल कर सकते हैं। ये क्रूगर एंड कैलेनिच की स्टडी है। और इसके अलावा लॉन्ग वर्किंग आवर्स मेक यू सिक, ये वेंडर वार्ट और वॉकरमैन की स्टोरी है। द इंपैक्ट ऑफ ओवरवर्क ऑन हेल्थ एंड वेलबींग, ये स्टोरी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की स्टडी है। तीनों चीजें कहती हैं कि लंबे समय तक काम करा के आप कर्मचारी की ऐसी तैसी करते हो, लेकिन केंद्र में भी वैसी सरकार बैठी हुई है। अब ये भी शुरू हो गए हैं। अब इसके पीछे की कहानियां मैं आपको बताऊंगा और अगर आप इससे आगे जाएं तो आपको कुछ चीजें बताता हूं इतिहास की। लेकिन इतिहास से पहले अभी हम समझें कि इसके पीछे आर्थिक कारण क्या है। देखिए, अगर आप 12-12 घंटे काम कराएंगे, 14-14 घंटे बाद काम कराएंगे, तो 14 घंटे काम कराने का मतलब हो गया 28 घंटे। 12 घंटे काम कराने का मतलब हो गया 24 घंटे। यानी 12 घंटे काम करेगा वो आदमी, बाकी 1 घंटा 1.5 घंटा है उसको अगर आप ओवर टाइम ऑफ करा के ये सब करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 3 में से 1 आदमी को नौकरी से निकाल दिया। अभी AI वाली छटनी को एक तरफ रखते हैं, उसका असर बेरोजगारी पे पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट पे जो असर पड़ेगा वो भी पड़ेगा। उसको अगर आप छोड़ दें तो भी आप 33% हिंदुस्तान के लोगों की नौकरियां जो IT सेक्टर में वो छीन रहे हैं। पहली चीज, कर्नाटक में ये प्रयोग सफल रहता है तो जाहिर बात है इसके बाद बाकी इंडस्ट्री में भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेबर लॉ बनेगा तो एक ही बनेगा, IT इंडस्ट्री के लिए अलग तो बनेगा नहीं। और अगर ये कर्नाटक में प्रयोग सफल रहता है तो पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो घात लगा के ही बैठी हुई है। कोविड के टाइम में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सारे श्रम कानूनों को दबा दिया था, कोर्ट ने उनको बहाल किया।
तो ये जो है ना, इसके बाद क्या होगा सोचिए, अगर आपका खर्चा कम हुआ तो क्या ये कंपनियां वो कमाई मोटी अपने पास रख लेंगी? नहीं, इस कमाई को जो ऊपर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं ये कंपनियां, ये इस कॉस्ट को पास करेंगी बाहर। यानी जो विदेशी ग्राहक है उसको कहेंगे भाई अगर तू 600 रुपए देता है ना, आज उस काम को 400 में कर देगी हमारी कंपनी। यानी काम किसके लिए करते हो आप? अमेरिका के लिए। यूरोप और अमेरिका, ज्यादातर आईटी सेक्टर उन्हीं के लिए काम कर रहा है। काम किससे करा रहे हो? भारत के आदमी से। उनको काम सस्ता मिले, आपके पिताजी हैं वो, इसके लिए आप हिंदुस्तान के आदमी का पेट काट रहे हो, उससे दुगना दुगना काम करा रहे हो और 1/3 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो। अब आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि किस तरह से नौकरियां जाएंगी अगर इन कानूनों का अमल होता है। भारत करीब 5.4 मिलियन लोग यानी 54 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी देता है। इसमें से 25 लाख की नौकरी तो पक्की जानी है। यानी एक तरफ कांग्रेस पार्टी अभियान चलाती है, आंदोलन छेड़ती है कि हमको रोजगार, बेरोजगारी के खिलाफ, मोदी जी रोजगार कहाँ है, इस देश में रोजगार खत्म हो रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां पे। आप हर वक्त रोजगार 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 गाते रहते हो और लाल संविधान पकड़ के गाते हो। आज उसी संविधान को कुचलकर लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। 20 लाख नौकरियां जाने का मतलब समझते हैं आईटी सेक्टर में, तबाही मच जाएगी। 54 लाख 5.4 मिलियन पीपल लोग काम करते हैं। अब आप काम के घंटे में आ जाओ तो आप कहोगे भाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो भैया कंपटीशन क्या है, दुनिया में क्या कंपटीशन है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो दुनिया का जो कंपटीशन है, दुनिया में कितने घंटे लोग काम करा रहे हैं जिनसे आप कंपटीशन करने जा रहे हो, तो आप तो पहले ही उनसे ज्यादा काम करा रहे हो, तो आपको सस्ते में काम करके मिल जा रहा है। अगर आप दुनिया के आंकड़े उठाएं तो ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते में 38 घंटे ही काम कराया जाता है। 38 घंटे, यानी आप पहले 48 घंटे करा रहे हो, तो आपको तो पहले ही सस्ता पड़ रहा है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तो आप पहले ही उनसे आगे हो। दक्षिण कोरिया में 40 घंटे यानी 8 घंटे भारत से कम हफ्ते में। फ्रांस में 35 घंटे यानी 13 घंटे भारत से कम। और तो और जिस अमेरिका के लिए आप शोषण करने जा रहे हो वहां पर भी 40 घंटे और रूस में भी 40 घंटे के वर्किंग आवर्स हैं। तो फिर आप किससे कंपटीशन करने जा रहे हो? अगर आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एज की बात कर रहे हो तो क्या खून पी के हिंदुस्तान के लोगों का उनकी चरणों में डाल दोगे? और ये बात बता दूं आपको कि ये जो 48 घंटे के आपको ड्यूटी आवर्स मिले हैं ना, ये सैकड़ों साल के संघर्ष का नतीजा है। अचानक मेहरबानी करके किसी सरकार ने नियम नहीं बना दिया था कि 48 घंटे देना है। दुनिया भर में इसके लिए संघर्ष हुआ। जो 1 मई को आप मे डे मनाते हो ना, मजदूर दिवस, वो श्रम दिवस, मजदूर दिवस 1 मई का उस जीत की खुशी में मनाया जाता है। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तब लोग इतने अक्लमंद नहीं थे, वो लंबे लंबे समय तक काम कराते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में 1840 के आसपास दुनिया भर की मजदूर इकट्ठे हो गए और एक बड़ा आंदोलन हुआ अमेरिका में। और जो मैसेचुसेट्स था वो पहला राज्य था अमेरिका का जिसने काम के घंटे कम किए और 10 घंटे का काम किया। 1886 में शिकागो में हे मार्केट में एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें 8 घंटे काम की मांग की गई। 8-8-8 की मांग की गई। 8 घंटे काम, 8 घंटे पर्सनल लाइफ, 8 घंटे आराम। और उस आंदोलन, बड़े आंदोलन के बाद ये मांग 1886 में पूरी की गई थी कि काम के घंटे 8 होने चाहिए। तब से पूरी दुनिया में काम के 8 घंटे चले आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इसको सुनिश्चित करता है। उसने आदर्श 48 घंटे और 8 घंटे रोजाना अधिकतम तय किया हुआ है। भारत में एक पूंजीवादी दौर ऐसा चला है जिसमें हम अपने नागरिक, अपने आदमी, आम मजदूर की जिंदगी को कुछ मानते ही नहीं हैं। और हालत ये है
कि हम लगातार इन सारी की सारी जो परंपराएं हमारी, जो हमने लंबे समय के संघर्ष के बाद अधिकार हासिल किए थे, उनको छीना जा रहा है। इनके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो दो हिस्ट्री ऑफ द वर्किंग डे, जॉफ्री पार्कर की किताब है, वो पढ़ सकते हैं। द ऑट 8 आवर डे, वाई वर्किंग लेस इज बेटर फॉर यू एवरीवन, ये पुस्तक है स्टेफिन मेडसन की। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जाकर भी आप ये सारे कानून देख सकते हैं। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि कल के दिन कोई आदमी इसको अगर झुठलाने लगे तो ये सबूत हैं। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी नीट एग्जाम को लेकर, अच्छी बात है, बेरोजगारों के लिए और विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों उनके क्लोज, और कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का राज, जहां से वो आते हैं, वहां पर इतने बड़े अन्याय को कैसे वहां की सरकार आगे बढ़ा सकती है, कैसे इसको स्वीकार कर सकती है और कैसे इसको कंसीडर कर सकती है, वो भी तब जबकि देश के संविधान के ये खिलाफ है। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी पार्टी के हों, इनको खींच कर रखना जरूरी होता है। अगर आप इस मसले पर ढिलाई छोड़ देंगे, ये इसको लागू कर देंगे। आज अगर हम इस मसले को नहीं उठाएंगे, ये इसको लागू कर देंगे। ट्वीट करें, फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, फेसबुक पे पोस्ट करें। ये मसला ऐसा मसला है जिसको अगर आज नहीं उठाया तो इस देश का जो कामगार तबका है, सारे तो कामगार ही हैं, पूंजीपति तो 1% भी नहीं है, उस कामगार तबके की ज़िंदगी हराम हो जाएगी। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में 14 घंटे की ड्यूटी और 3 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम, कम से कम 1.5 घंटे जाना 1.5 घंटे आना, कई लोगों को 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, क्योंकि गरीब आदमी सस्ते मकान में रहता है, वो दूर होता है, शहर के बाहर होता है, तो 14 और 4 18 घंटे तो उसके सड़क पे ही बीत जाएंगे, और 8 घंटे वो घर पे सोएगा, सो के उठेगा फिर निकल जाएगा। तो ये तो उसकी ज़िंदगी नरक करने की तैयारी है। शर्म आनी चाहिए आपको, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, कि उसने ऐसे घटिया प्रपोजल पे विचार करने का तय किया। जुट जाइए और रोक दीजिए कांग्रेस को, इससे पहले वो ये कानून बनाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।